अच्छा, अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है ना, ई, और उस ई के अंदर हम कुछ वेक्टर्स का जो है ना वो ई आई, वेयर आई इज रनिंग सम इंडेक्स, अगर एक सिस्टम ले रहे हैं हम वहां से वेक्टर्स का, एलिमेंट्स का, और वो ऐसे वेक्टर्स हैं कि जिनकी इनर प्रोडक्ट ई आई और ई जे के साथ ली जाए, वो क्रॉनिकल डेल्टा आई जे के बराबर हो। क्रॉनिकल डेल्टा आई जे का मतलब ये होता है कि ये जब आई और जे बराबर होंगे तो ये 1 हो जाएगी, जब आई और जे दोनों बराबर होंगे, और ये 0 हो जाएगी जब आई और जे बराबर ना हो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है या इनर प्रोडक्ट स्पेस है, सॉरी आई मस्ट से इनर प्रोडक्ट स्पेस, उस इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आप हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम फाइंड करने में। जब ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम मिल जाता है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो अलग की बात है। तो एनालिसिस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी इसका बहुत फायदा है कि जो आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाती हैं, उन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से आप एक स्पेस बनाते हैं, फिर उस स्पेस के अंदर एक जो है वो सिस्टम को जो है आप प्रोजेक्ट करते हैं। एक आगे आप शायद पढ़े फाइडो-ग्लेरेकन मेथड होता है पीडी सॉल्व करने का, ग्लेरकन मेथड, उसके बैक एंड पर जो एनालिसिस हो रही होती है उसमें ये यूज हो रहा होता है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, वहां से आप थ्रो करते, उसके अंदर एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाते हैं, फिर उस ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के अंदर जो है आप पूरे प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट करते हैं फाइनाइट डायमेंशनल बनाकर। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, एग्जांपल जो हमने लिया, एग्जांपल हमने जो लिया वो ये था कि अगर हम ई जो है वो ये स्पेस उठा लें, the continuous space of functions on the interval minus pi to pi, अगर हम ये स्पेस उठाएं तो इस स्पेस के अंदर हमने देखा कि ये जो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई आई यूनियन cos n t upon square root pi where n is running from the natural numbers union sin n t upon square root pi where n is running in the natural numbers। तो ये जो सिस्टम या ये जो वेक्टर्स की सीक्वेंस हमने उठाई है इस स्पेस से, इसके लिए हमने चेक किया है कि E1 की यानी फिर हमने इसको ऐसे किया कि चले इस तरह से लिखूं, आप अगर इनर प्रोडक्ट इसकी कंप्यूट कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट कौन सी होती है, इनर प्रोडक्ट ये होती है इसके अंदर कि एफ और जी की इनर प्रोडक्ट जब आप फाइंड करते हैं तो माइनस पाई से लेकर पाई तक आप कंप्यूट करते हैं एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी डी टी, ये इनर प्रोडक्ट है। तो अगर आप इस तरीके से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई की इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई के साथ, तो ये 1 आ जाएगी। चलें इसको मैं नाम दे देता हूँ E1, ये वाला जो है इसको E1 नाम देते हैं, इसको E2 नाम दे देता हूँ, इसको E3, ये सीक्वेंस है वैसे। अच्छा, जैसे ही आप इसमें कंप्यूट करेंगे तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि जब आप 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई को इनर प्रोडक्ट इसकी कंप्यूट करेंगे cos n t अपॉन स्क्वायर रूट पाई के साथ, तो ये 0 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब E1 और E2 की इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगी कंप्यूट करेंगे। इसी तरीके से आप आराम से शो कर सकते हैं कि EI EJ जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये क्रॉनिकल डेल्टा आई जे के बराबर होगा, यानी ये 1 हो जाएगी जब आई और जे बराबर होंगी। यानी जब आप एक ही फंक्शन की उसी के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाएगी तो वो 1 देगा, अदरवाइज वो 0 देगा। यानी जब आप इस cos nt अपॉन स्क्वायर रूट पाई को इसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो यू विल गेट 1, अदरवाइज यू विल गेट 0। सो दैट्स हाउ योर ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम लुक लाइक। ठीक, सिस्टम है गिवन एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, अगर आपने ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना लिया किसी एक स्पेस के अंदर, अगर आपने फाइंड कर लिया है और आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस E है जिसके ऊपर इनर प्रोडक्ट भी है, और फिर आप अगर कोई भी वेक्टर इसी स्पेस से उठाते हैं ना E से, फिर उस वेक्टर के लिए जब आप ये ऐसे समझें कि ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसके अंदर आपने एक सिस्टम निकाला है EJs का, जो बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो कि आपस में ऑर्थोनॉर्मल है। फिर आप क्या करते हैं, कोई और f आप E से उठाते हैं इस पूरी स्पेस में से, फिर जब आप ये कंप्यूट करेंगे FEJ, नाउ दिस इनर प्रोडक्ट, ये जो आंसर आपको देगा, दिस इज कॉल्ड द jth फोरियर एब्स्ट्रैक्ट फोरियर कोफिशिएंट, jth एब्स्ट्रैक्ट फोरियर कोफिशिएंट। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा इसको जो है ना कोएफिशिएंट आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊंगा।
डू यू रिकॉल व्हाट डू वी मीन बाय फोरियर सीरीज या फोरियर सीरीज को अगर आप रिकॉल करें, फोरियर सीरीज कैसे बनाते थे आप? जब आप इस फोरियर सीरीज का ये पहला कोफिशिएंट कंप्यूट करेंगे ए नॉट वाला, उसके लिए आप 1/√2 उठाएंगे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम में से। फिर जब आप ये ए एन कंप्यूट करेंगे तब आप cos n पाई अपॉन cos nx अपॉन पाई स्क्वायर रूट पाई, फिर इसी तरीके से बी एन के लिए फिर साइन वाला यूज करेंगे। तो ये बेसिकली आपके जो कोफिशिएंट है ये इनर प्रोडक्ट की मदद से मिल रहे हैं, ठीक है ना। और जब आप ये कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट, तो फिर आप अगली चीज जो डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड दी फोरियर सीरीज। अब वो देखते हैं कि वो फोरियर सीरीज कैसे जो है लिखते हैं फिर आप। तो अब अगर ये जनरल फॉर्म जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये याद है तो आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट कोफिशिएंट फोरियर सीरीज का। इसी तरीके से आपके पास जो सीरीज बन जाएगी आप नाउ दिस क्वांटिटी जो कि आपके पास बनेगी j फ्रॉम द इंडेक्स i, जितने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर है f e j और उसके साथ e j, जितने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ना उतनी आपके पास ये मिसाल के तौर पर आपके पास E एक वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके अंदर आपने एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाया है। तो जितना ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे उतने कोफिशिएंट निकलेंगे और उसी हिसाब से वो सीरीज बन जाएगी आपकी। तो आपके पास जब ये E इक्वल टू C माइनस पाई टू पाई लेते हैं तो इसके अंदर टोटल 3 है मेरे हिसाब से ना। E1 एक को नाम दिया है मैंने, E2 E3। हाँ वो अलग बात है कि ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये 3 बन जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, F की E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, F की E2 के साथ यानी साइन वाले जितने भी, कास वाले जितने भी हैं, फिर F की E3 के साथ ये कोफिशिएंट कंप्यूट करके फिर आप जस्ट इसमें रख देते हैं यहाँ पर, यानी FE1 और फिर जो है नहीं FEI, फिर ये ओपन हो जाएंगे FE1 E1 FE2 E2। अभी तक जो आपने पहले को जो फोरियर सीरीज आपने की थी प्रीवियसली, वो बेसिकली आपने यही चीज थी जिसको आपने कंप्यूट किया हुआ था, यानी प्रीवियस जिस भी कोर्स में आप पढ़े थे। दिस वाज द थिंग दैट यू डिड ऑलरेडी। समझ आ रही है बात? एक फंक्शन है आपके पास जिसका पीरियड है, फंक्शन f है विद पीरियड 2 पाई, ठीक।